तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में स्वागत है। और हम लोग जीएसटी काउंसिल मीटिंग की 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स पढ़ रहे थे। और आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। 48 आया नहीं है, 49th की मीटिंग हो चुकी है। तो जब 49th की मीटिंग हो जाती है उसके बाद वो 48th रिलीज करते हैं। तो मुझे लगता है और एक वीक में आ जाएगा। जैसे ही आएगा हम लोग फिर अनाउंस कर देंगे, फिर 48 भी पढ़ देंगे। तो आने के बाद टाइप अप करवाएंगे, उसके बाद विल स्टार्ट रीडिंग दैट ऑल्सो। तो आइए अब इसको खत्म करें। इसमें आपकी मेरी हेल्प चाहिए। आप, मैं कंपोजिशन का देखता नहीं हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है कि ये मैंने पढ़ा भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा। कुछ नेगेटिव बैलेंस करके कुछ सिस्टम आया था, बोला सीए, इसमें नेगेटिव बैलेंस आ गया था कंपोजिशन वालों के लिए। ये क्या है, किसी को कोई आइडिया? मैं पढ़ता हूँ फिर आप बताइएगा, आपको याद आ जाता है तो। एवरी रजिस्टर्ड कंपोजिशन टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न फॉर एवरी फाइनेंशियल इन जीएसटीआर 4, besides furnishing a quarterly statement containing details of payment of self-assessed tax in GST CMP 08। तो CMP 08 वो 4 बार भरता है और GSTR 4 वो एक बार भरता है एनुअली। द सेल्फ असेस्ड टैक्स पेड बाय द टैक्स पेयर एंड डिक्लेयर्ड क्वार्टरली स्टेटमेंट इज ऑटो पॉपुलेटेड इन GSTR 4। तो इसका डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर यहाँ आएगा, ठीक है। इफ नो लायबिलिटी इज डिक्लेयर्ड इन टेबल 6, it was presumed that no liability is required to be paid। वह GSTR 4 निकालें क्या? किसी को कोई आइडिया ये है क्या? हाँ नमस्ते सर। हाँ राजेश जी बताइए तो। इसमें जो टेबल 5 है सर, हम्म। जब हम CMP 08 भरते हैं हम्म। तो वहाँ टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों इंक्लूड करके और जितना टैक्स बनता है वो C+S में हम लोग दे देते हैं, तो वो ऑटो पॉपुलेट होके एक टेबल मिनट एक मिनट एक मिनट 5 में आती है। टेबल 5 में? अच्छा, ऑटो पॉपुलेट होके टेबल 5 में आता है। हाँ, CMP 08 का डेटा ठीक है। वो ऑटो पॉपुलेट होके टेबल 5 में आती है। ठीक है। और जो इसका टेबल 6 है उसको आपको फिल करना पड़ता है। इसको ऑटो फिल करना पड़ता है? इसको नहीं। फिल करना पड़ता है। इसमें इसमें वो चीज फिल करनी पड़ती है जो आउटवर्ड सप्लाई है, इनवर्ड नहीं। अच्छा, नहीं, आउटवर्ड इनवर्ड दोनों लिखा हुआ है। हाँ, तो इसमें आउटवर्ड जो आती है वो नहीं, इनवर्ड अगर RCM की कोई होगी तो ऑटो आ जाएगी। मतलब ये कह रहा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, टेबल 6 अगर नहीं भरेगा कोई तो जीरो हो जाएगा। तब ये जीरो हो जाता है। हाँ, जीरो होने वही के बाद वही वही नेगेटिव चीज मैं बैलेंस बता आता रहा हूँ कि यस। इसमें जो है आउटवर्ड सप्लाई आपको मैनुअली भरनी पड़ती है, ऑटो पॉपुलेट होके नहीं आती। है। नहीं, देखिए ये लिख रहा है ये डेटा ऑटो पॉपुलेटेड है। ये इनवर्ड सप्लाई का है सर। अच्छा ये। हम्म। ये इनवर्ड सप्लाई का जो RCM के अधीन है। नहीं, ये दोनों ही है राजेश जी। नहीं नहीं, केवल RCM का आता है सर। ये देखिए आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूडिंग एग्जाम सप्लाई इधर आ गया। नहीं, ये जो है ये टेबल 5 की आप बात कर रहे हैं, ये टेबल हाँ, 5 से आ रहा है। तो यही टेबल डेटा तो 6। यहाँ यहाँ फ्लो नहीं हो रहा है ये। नहीं नहीं नहीं, इसमें जो अच्छा अच्छा। RCM वाला डेटा है वो तो ऑटो आ जाएगा। ओके, बाकी डेटा लेकिन जो को, अच्छा अच्छा, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडिंग एग्जाम सप्लाई है तो आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा। तो टेबल 6 में हमको बाइफरकेट आउटवर्ड सप्लाई को करना पड़ता है अलग अलग। ओके ओके। तो जिन लोगों ने टेबल 6 नहीं फिल किया, हाँ। तो तो पोर्टल ने ये माना कि इन्होंने अपनी आउटवर्ड लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं की है, अच्छा। और उतने उतने ही अमाउंट को निगेटिव लेजर में डाल देता था। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में। जी। ओके, पढ़ेंगे। The self-assessed tax paid by the taxpayer and declared quarterly statement is auto-populated in Table 5 of GSTR 4. If no liability is declared in Table 6, it was presumed that no liability is required to be paid, even though taxpayer may have paid the liability through GST CMP 08. In such cases, liability paid through GST CMP 08 was treated as excess tax paid and was moved on the portal to negative liability statement for utilization of same for subsequent tax period liability. Okay, तो मतलब टेबल 5 की लाइबिलिटी ऑटो पॉपुलेट होके आ गई, टेबल 6 में जीरो कर दिया, तो ये माना गया। एक मिनट रुकिए।
तो टेबल 5 में ऑटो पॉपुलेट होकर 100 आ गई, टेबल 6 में 0 आ गई, ठीक है। फिर ये माना गया कि आपको पेमेंट करनी नहीं है, ये 100 रुपीज आप नेक्स्ट ईयर के लिए एडजस्ट हो गया। In such cases, liability paid through CMP 08 was treated as excess tax paid. Obviously, कैश में ही पेमेंट होता है, आईटीसी तो यूटिलाइजेशन होता नहीं है, and was moved on the portal to negative liability statement for utilization of the same for subsequent tax periods liability. Okay, the law committee took a view that amount in negative liability statement needs to be debited on the portal as a remedial action, and it was also decided wherever the amount available in the negative liability statement had been utilized by the taxpayer paying the liability of the subsequent financial year, such amounts needs to be debited from electronic cash ledger for the consent of the concerned taxpayer. In case the liability had already been paid through challan or binding in the liability of the subsequent, the same was advised to be claimed as refund. लीजिए, रिफंड क्यों लेगा बंदा? क्या हुआ राजेश जी, कुछ बताएंगे इसमें? इसमें ये हुआ कि अब आप अगले बार जब अपना CMP 08 भर रहे हैं तो आप पैसे तो जमा कर नहीं रहे, हाँ, वो एडवांस हो गया, उससे एडजस्ट करते जा रहे हैं। लेकिन जब अगले साल का जब आप GSTR 4 एनुअल रिटर्न जब फाइल कर रहे हैं, हाँ, तो वो पुरानी लाइबिलिटी जब मांग रहा है, हाँ, तब तक इन्होंने पोर्टल ठीक कर दिया अपना। अच्छा, तो उन्होंने कहा ठीक है, अब आप जमा कर दीजिए, और जो आपने जमा कर रखा है CMP 08 से पहले, हाँ, हाँ, तो आप साक्ष्य लगा करके, एविडेंस लगा करके आप रिफंड ले लीजिए। बाद में इसका बहुत विरोध हुआ, फिर हाँ, उन्होंने इसको ऑटोमेटिक कर दिया, और वो हाँ, पोर्टल ऑटो जो ही आप जमा करते थे, वो पोर्टल ऑटोमेटिक आपके कैश लेजर में पैसा दे देता था। मतलब रिफंड का चक्कर खत्म हो गया ना? खत्म हो गया। चलिए, ये बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। अब सर मुझे, एक्चुअली हाँ, सर एक्चुअली उनकी गलती थी। एक्चुअली जो फिगर पोर्टल 5 में आते थे वो एक्चुअली ऑटो ऑपरेट होकर 6 में आना था, लेकिन वो आ नहीं रहा था। एक्चुअली अच्छा, पोर्टल की गलती थी, और उसके लिए वो कैरी फॉरवर्ड होता था, और अगले इसमें ऑटोमेटिक वो सेट ऑफ होता था अगले साल। हाँ, हाँ, तो बाद में वहां पे नेगेटिव बैलेंस वो वापस मांग रहे थे बाद में इसके लिए, ताकि उनकी गलती थी, टैक्स पेयर की नहीं। सही बात है। रिफंड का क्या मतलब है? गलती उनकी, रिफंड के लिए गलती फिर ये हम नहीं है, अलग गलती ये अलग। सब लोगों की ये है, हाँ, उन्होंने इस चीज को बहुत क्लियर कट लिखा ही नहीं कि टेबल हाँ 6 में जब तक आप फिल नहीं करेंगे, हाँ, क्योंकि उनको खुद ही नहीं मालूम था मेरा पोर्टल ऐसा करेगा। सर, ठीक लेकिन बात है। राजेश जी यहाँ पे हुआ था क्या कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन तो दी थी, किसी ने इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी, लेकिन अगर वो ऑटो पॉपुलेट होता तो मैटर वहीं पे सॉल्व हो नहीं, जाता वो था। टेबल 5 की फिगर को आना था। हाँ, वही टेबल इसमें 5 की 6 में आना था हाँ, ऑटोमेटिक, तो वो इनको खुद ही मैन्युअली नहीं लिखना मालूम था कि पड़ता था। पोर्टल ऐसा तमाशा कर देगा। हम्म, लेकिन एक फायदा मुझे दूसरा नजर आ रहा है इससे। क्या? इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, आप सोचिए। आज जो एक केस मेरे पास आया अंडमान का, हम्म एनुअल रिटर्न GSTR 9 में आप क्या फाइल करते हैं? टेबल 6 में, टेबल 6 अगर आप देखेंगे, मैं आपको आउटवर्ड दिखाता हूँ, सप्लाई का रुकिए। डिटेल है उसमें। नहीं नहीं, टैक्स क्रेडिट है ना? हाँ हाँ, टेबल 6 का वो है। अच्छा, 9 टैक्स, की बात कर रहे हैं, हाँ ठीक हाँ, है। GSTR 9 में हाँ हाँ मैं आपको ठीक है। दिखलाता हूँ कितना इंटरेस्टिंग केस है। उसमें भी सर जो 6 में आता है ना, वो हम्म, क्रेडिट नोट लेस करके नहीं आता है। सुनिए ना, मैं दूसरी बात बता रहा हूँ। ये टेबल 6 में 3B से हाँ ऑटो पॉपुलेट होके आ गया, आ गया। उसने ये भरा ही नहीं, ये वाला हाँ बी ठीक है। सी डी भरा ही नहीं। ओ हाँ ठीक है, ठीक है, तो जैसे वहाँ नहीं माइनस भरा, में आ गया नीचे। तो ये जो जे वाला ये माइनस में आ गया। हाँ राइट, ठीक है। 7 भी खाली है। हाँ ठीक है। अब इसने कहा कि इट इज एज्यूम्ड दैट दिस क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल टू यू, रिवर्स इट। अच्छा, कहाँ लिखा है करना है? नहीं, अब सोचिए, हम्म क्योंकि हमने भरा नहीं तो बोल रहा रिवर्स करो। हम्म तो हमने लिखा GST 9 इज नॉट अ डॉक्यूमेंट विच अफेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। हम्म यहां पर आप नहीं भरते तो क्या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कुछ रिवर्स हो नहीं, जाता है? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, वो तो सिंपल एक मिस्टेक है। बस 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 बस। तो यहां पर GST 4 में ये अफेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर को। राइट, ये कर रहा है। ये कर रहा है, GST 9 नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है।
तो जब हम लोग रिप्लाई देंगे तो अगर जीएस उसमें ये कंपैरिजन जरूर डाल सकते हैं, भाई जीएसटीआर 4 अफेक्ट कर रहा है, जीएसटीआर 9 नहीं कर रहा है। हाँ, ये और डाल जीएसटीआर सकते हैं। 9 में अगर हम लोग नहीं भर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग को क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्रेडिट तो मेरा 3B से आता है, 3B से आया हुआ है, उसका नहीं, सिर्फ बाइफर्केशन नहीं 9 से दिया तो है हमने। क्रेडिट लेने को तो कहता ही नहीं है, क्यों मिलेगा। वही कह रहा हूं। तो 9 में सिर्फ वो मुझे क्या चाहता था, टू डू द बाइफर्केशन। हमने सिर्फ बाइफर्केशन ही तो नहीं किया, बाइफर्केशन हाँ आप हाँ, मांगे हम दे बाकी देंगे। बाकी सब कर रखा है। बाकी सब कर रखा है, 3B से ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है। इससे आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि मुझे क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। हम्म, अब जीएसटीआर 4 में ये एक टेबल नहीं भरा तो क्या मतलब निकला ना, कुछ गलत मतलब निकल गया। हम्म, वो हाँ वो डिपार्टमेंट के लिए नुकसानदेह था, गवर्नमेंट के लिए नुकसानदेह था, तो करेक्शन ले आए वो। हाँ, वो भी बहुत लेट लाए। हाँ। साल, 1.5 साल बाद लाए। हम्म। चलिए, द लॉ कमिटी रिकमेंडेड दैट द नेगेटिव बैलेंस इन कैश लेजर as on date may be nullified by passing a credit entry of equal amount in the system, and that list of all such cases may be sent to tax authorities for necessary verification and recovery if any। बताइए, लॉ कमिटी भी बैठा हुआ झगड़ा करने के लिए, क्या उसको अपने ऑफिसर को देगा, ऑफिसर अब एक लेटर लिखेगा वेरिफिकेशन के लिए, फिर रिकवरी करेगा। और 99% केसेस सिस्टम ऑटो सॉल्व कर सकता है, डिपार्टमेंट को ऑफिसर को देने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो दैट वेयर द टैक्स पेयर हैज पेड द लायबिलिटी ट्वाइस ही मे सीक रिफंड। GSTN had sought time up to this for deployment of said functionality. Therefore, law committee recommended to extend the waiver of late fees for delay in this। ठीक है, चलिए, रिफंड ऑफ accumulated ITC to duty free shops, ये भी कर लेते हैं। ड्यूटी फ्री शॉप्स क्या होता है? जो एक्सपो वहाँ है, एयरपोर्ट पे है, एयरपोर्ट जो पे? बाहर जाने वाले वालों को देते हैं माल, अंदर है। अच्छा, अब मान लीजिए कोई इंटरनेशनल पैसेंजर आया, ये ड्यूटी फ्री शॉप से कुछ सामान खरीदा और फिर प्लेन में बैठ कर कनाडा चला गया, क्या लगाएगा, C+S या I? वो आई लगाएगा, लेकिन अपनी जेब से भरेगा, या कुछ भी नहीं लगाएगा, सीधे रिफंड लेगा। अच्छा, इसका ये आया और यहाँ ये लेके चला जाता है। बाहर ही तो जाता है। हाँ, मतलब ये एयरपोर्ट में बैठ के चला जाएगा। हाँ हाँ। तो ये क्या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं है? अरे इंडिया में काउंटर तो सेल आया नहीं है। हो सकता सर? हाँ नहीं जी। नहीं, इंडिया में आया ना, तो सर ऐसा मतलब बाहर का जो लेके क्या, अदरवाइज जो रेगुलर डोमेस्टिक वाले भी तो खरीद सकते हैं। तो डोमेस्टिक वाले के लिए C+S है ही। मैं तो इंटरनेशनल पैसेंजर के बारे में बात कर रहा हूँ, या आई है जो भी। उसका वो डॉक्यूमेंट एक चढ़ाएगा ना उसके ऊपर कि ये फॉरेनर है। हाँ हाँ, वो सब पासपोर्ट ये सब तो लेता भी हाँ, है। तभी जाके वो देगा उसको। हाँ, तो और इसको हम उसको एक्सपोर्ट ऑफ रिफंड गुड्स मान मिलेगा। लें, इसको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मान लें। सर एक प्रकार से एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट तो ऑफ गुड्स कंडीशन तो है ना। है ही है, हाँ जी। लेकिन ये भेज तो रहा नहीं, ये खुद ही आया, खुद ही ले गया एक्सपोर्ट के वो। लिए तो सर कंडीशन है ना, वो कंडीशन फुलफिल हाँ होगा तो ही एक्सपोर्ट माना जाएगा। हाँ, हाँ, क्या कंडीशन है? कि गुड्स गुड्स आउट आउटसाइड ऑफ इंडिया इंडिया जाना, जाना चाहिए, तो जा ही और रहा है। फॉरेन वो करेंसी में रेमिटेंस आना चाहिए। वो तो आ ही रहा है, फॉरेन करेंसी लेगा। और लेकिन टेरिटरी गुड्स को तो टेरिटरी क्रॉस होना चाहिए। हाँ, तो इंडिया से आउटसाइड इंडिया जा ही रहा है, कनाडा में प्लेन में बैठ के चला जाएगा। सर ये उसका थोड़ी भेज रहा है कि इसके हाँ, पास ये कोई नहीं भेज एविडेंस रहा है। है, ये नहीं भेज रहा है, वही कह रहे हैं, इसके पास डॉक्यूमेंटेशन कोई भी होना एविडेंस चाहिए। होगा। ये नहीं भेज रहा है, न ये शिपिंग बिल फाइल कर रहा है। हाँ, ना इसके पास कोई एविडेंस है उसका हम्म। कि गुड्स बाहर चला गया। हम्म। सर कैसा सुनिए, रहता है, हाँ। टर्मिनल पे डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों रहता है, तो अगर डोमेस्टिक पैसेंजर आया और वो हम्म। बताएगा कि ये इंटरनेशनल है, या उसी पासपोर्ट को बार बार यूज करे तो। अच्छा, एक केस और अमित जी उस पे आता है। जी ये सर। आपको याद है, यहाँ पर एक शिप आता है, प्लेन आता है, यहाँ पर फ्यूल सप्लाई होता है, हाँ हाँ, और तो वो ये बाहर चला जाएगा। हाँ, सी छूट वाला, सी प्लस एस या आई? छूट वाला, आई आई वाला। सर, शायद C+S लगा था सर हाँ, वहाँ पे। C+S लगा था। यस बोला यस ये यस, फ्यूल भर याद आ के रहा बाहर चला जाएगा, यस है। जी सर। सर। है ना। फिर ये बोला था भैया इसमें रेट कम करो, तो उन्होंने रेट कम किया था।
अब देखिए यहाँ पर मजेदार चीज है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। द प्रिंसिपल कमिश्नर stated that the Honorable High Court of Bombay in case of this and Kerala in case of this wide order dated have held that supply of goods by duty free shops is in the nature of zero rated supply, and therefore refund provisions as mentioned in this are applicable. ये पूरा केस पढ़ना पड़ेगा, ये तो मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा के ये जीरो रेटेड सप्लाई किया गया है. However, the legal provisions including this which were implemented as per the recommendation of the GST Council did not consider the supplies made by duty-free shops to international passengers as zero-rated supplies, as they were based on the presumption that in case of sale by duty-free shops, it is a passenger who was the exporter and not the duty-free shops. Therefore, there was legal anomaly between the law pronounced by Honorable High Court of Bombay, Kerala, and it was accepted by the department vis-a-vis legal provisions. In view of this, there was an imminent need to take suitable policy measures for correcting this legal anomaly for the period since this, when Rule 95A and related notifications were brought into effect. It was desirable that rules and notifications be amended to align them with decision of this. ये align हुआ कि नहीं 95A? नहीं हुआ सर. एक मिनट रुक जाइए. So they omitted Rule 95A because of these judgments. 95A. ठीक है, चलिए. However, for the future period, the issue was placed before GST Council to consider whether there was any need to amend the Act or rules for restricting the refund to duty-free shops on account of supplies made by them to international passengers, either at arrival terminal or also in respect of sales made at departure terminal or both. The policy of measures options were discussed by the law committee and following recommendation. To align rules and notification with the decisions of high courts to treat the supply of goods by D2 outgoing as zero rated supply by rescinding Rule 95A, जो rescind कर दिया गया, को एक notification rescind किया गया. For future, there is need to exclude refund in respect of ITC on input services pertaining to duty-free shops at arrival terminal by amending this. ये नहीं amend हुआ है. अब एक बात बताइए, इसमें क्या लिखा हुआ था 17 सबसेक्शन 3 में? 17 सबसेक्शन 3 में स्पेशल डेफिनेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई. एग्जेम्प्टेड सप्लाई शैल इंक्लूड, वो लैंड एंड बिल्डिंग का सप्लाई एग्जेम्प्टेड सप्लाई माना जाएगा, भले वो नो सप्लाई है. सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज को हम एग्जेम्प्टेड सप्लाई मानेंगे, भले वो नो सप्लाई है. तो ऐसे ही वो कुछ डालने की कोशिश करना चाह रहे हैं कि 17(3) में एक उन्होंने डाल तो दिया आपकी टेबल 8 वाला. हाँ, कस्टम वेयर हाउस से माल आकर के अगर वापस वहीं से अगर वो फॉरेन चला जा रहा है, बॉन्डेड वेयर हाउस. हाँ, तो वो उन्होंने जोड़ दिया यहाँ. हाँ, लेकिन ये नहीं जुड़ा है, ये नहीं जोड़ा. ये नहीं जुड़ा. चलिए ठीक है, आगे आते हैं. अच्छा, ये एडवांस ऑथराइजेशन ईपीसीजी और ईयू स्कीम के लिए वो ई वॉलेट लेके आने वाले थे, लेकिन ई वॉलेट को अभी लेके नहीं आ रहे. जी अभी आया नहीं. हाँ, पेंडिंग आईजीएसटी रिफंड क्लेम्स, ये हम लोग उस वक्त करेंगे. मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है अपने पास. इसमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ. हैंडलिंग ऑफ पेंडिंग आईजीएसटी रिफंड. रिफंड क्लेम करने का 2 रूट है. पहला टैक्स पेड और दूसरा एलयूटी, और तीसरा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. हाँ, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को भी छोड़ देते हैं. ये जो टैक्स पेड गुड्स है, ये सारा ऑटो है. हाँ, टोटल. इसको क्या रोक सकते हैं? कैन दे नहीं. स्टॉप इट? नहीं. उसी के बारे में डिस्कशन है. That at present the processing of refund of IGST paid on accounts of export of goods under the provisions of this is system based and is done in accordance with Rule 96. Rule 96(4) provided for withholding of refunds only in 2 specified situations, and it does not provide for withholding the refund on account of exporter
having been identified as a risky exporter by the system. The law committee recommended amendment in this to include this scenario. Further, Rule 96 provided for transmission of intimation of withholding of IGST refunds to the jurisdictional proper officer, applicant, and the common portal only in case where it is withheld under this. The law committee recommended to omit Rule 5 and to insert new subrules to provide for transmission of intimation of all IGST refunds withheld to the jurisdictional proper officer through common portal. तो ये जो ऑटो हो रहा है उसको भी विथहोल्ड करेंगे, तो उसी के बारे में कुछ अमेंडमेंट्स दिया हुआ इन्होंने। आगे करते हैं। ये देखिए हम लोग को और मिल गया जो हम लोग बात कर रहे थे, एक नया सेक्शन आया ना 151A है ना, शेयरिंग ऑफ डेटा। हाँ 151A। एक तो हम लोग को मिला था वो एमएसएमई के लिए लोन के लिए शेयर करेंगे, और दूसरा इन्होंने देखिए क्या लिखा है, currently the GST ecosystems contain rich data about taxpayer that can be used to provide various services in a targeted fashion. Example, making credit available to business entities, especially the MSME. Various initiative including flow-based lending based on the invoices issued by suppliers are in works, like trade receivable discounting system under the Factoring Regulation Act. Currently, TREDS accesses invoices through a complex process. With access to invoice-based data, the business flow can be radically simplified for the taxpayers. Similarly, other initiatives like sharing data through the system of account aggregators brought in place by Reserve Bank of India for consent-based sharing of financial data are in pipeline. The proposal of amending the GST Acts to allow sharing of supply data with the consent of the supplier and the recipient with these systems was discussed by the law committee, and it suggested that amendment to be done in to this effect, which will incorporate due safeguards for indemnity and non-liability of GST or GST authorities without prejudice to any action under GST law. The proposed amendment to ensure the provisions for non-disclosure clause, जो 151A इसी लाइन में आया भी है। 151A या 158A है? देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से 151A ही है शायद। याद ही नहीं रहता। ये वाला डॉक्यूमेंट जो है फाइनेंस बिल 2023 का जो हम बना के डाला हुआ भी है, उसमें है। किसी को भी चाहिए तो डाउनलोड कर सकता है। । 158 लिख रहे हैं और लेके अभी आए हैं। और ये न्यू रिटर्न सिस्टम लेके आने वाले थे, अब लोग लेके नहीं आएंगे, ड्रॉप कर दिया आइडिया। अब ये फिटमेंट कमेटी का रेट का डिस्कशन चल रहा है। अच्छा अब एक बार बताइए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे ये समझ में नहीं आया ये क्या लिख दिया। आज के डेट में जीटीए को क्या ऑप्शन दिया गया? दो ऑप्शन है उनके पास। तीन ऑप्शन है, क्या क्या है बताएंगे आप? 12% forward charges, 12% फॉरवर्ड, 5% फॉरवर्ड नो ITC, yes, 5% फॉरवर्ड नो आईटीसी, no ITC, यहाँ विथ आईटीसी, हाँ yes, और रिसिपेंट विल पे RCM 5%, आरसीएम 5%। yes, अच्छा एक बात बताइए, ड्यूरिंग द ईयर मान लीजिए मैं फॉरवर्ड चार्ज ऑफ करता हूँ, तो मैं ड्यूरिंग द ईयर 5% और 12% दोनों बेच सकता हूँ? हाँ बेच सकते हैं, कोई रोक नहीं है। कोई रोक नहीं है, बस मुझे 42 43 अप्लाई हो जाएगा। राइट। सर डिक्लेरेशन देना रहता है। declaration, डिक्लेरेशन क्या देना होगा?
12% क्या में जाएंगे या 5%? ये नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। नहीं फॉरवर्ड नहीं चार्ज नहीं। में जाएंगे आरसीएम कि का रिवर्स है या चार्ज में फॉरवर्ड जाएंगे? का, वो हाँ, देखना है। फॉरवर्ड या ये आरसीएम का मुझे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। मैं एक बार हाँ, फिर से इसको ठीक कर देता हूँ। जीटीए के पास दो ऑप्शन है, या तो यस फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज। इसमें डिक्लेरेशन देगा, इसमें दो ऑप्शन है, 5% 12% या 12%। 5% विदाउट आईटीसी विद 12% विद एलडीसी। और ये विथ आईटीसी, और मेरे पास दोनों ऑप्शन है। तो मुझे कोई आता बोला नहीं नहीं, मैं तो 5% का रेट है, तो 5% का रेट, लेकिन इससे रिलेटेड उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, और 12% में आईटीसी मिल जाएगा। बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा। लेकिन इन्होंने देखिए क्या लिखा है, जीटीए ऑप्टिंग टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज may be allowed to pay GST at the rate of 12% with ITC on some consignments, while simultaneously availing 5% rate without ITC on some other consignment during a financial year। तो ये हमारा ठीक है, यही हमने इंटरप्रेट भी किया। प्रोवाइडेड, इसके बाद जो लाइन है वो मुझे नहीं समझ में आ रही। प्रोवाइडेड ही पेज जीएसटी ऑन फॉरवर्ड चार्ज बेसिस ऑन ऑल इट्स सर्विसेज ड्यूरिंग इट्स फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल ईयर, इसका मतलब बता दीजिए मेरे सर इसका मतलब ये जो एग्जेम्प्टेड सर्विस है ना, को। हाँ, जीटीए टू जीटीए या नॉन, ये जो कंज्यूमर वगैरह जो भी, वो सभी को पकड़ना चाह रहा है उसके अंदर, ऑल सर्विसेज। और जीटीए के केस में क्या होता है सर, मोस्ट ऑफ द टाइम जीटीए टू जीटीए भी सर्विस होता है, जीटीए टू कंज्यूमर है, हम्म। जीटीए टू अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो वो सब तो एग्जेम्प्टेड में ही आते हैं ना, तो वो भी शायद ये पिक करना चाहता है टैक्स में। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये जीटीए जितना भी आउटवर्ड सप्लाई करेगा, भले एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, यस यस उस सर, पे भी वो 12% या 5% 12 दे, या 5 जो भी यस उसको देना है। कोई तो एग्जाम्पशन क्लेम ना करे। यस सर, यस। यस सर ये कहाँ लिखा एग्जैक्टली। हुआ है? ये लिखा हुआ था, मैंने तो जब ये नोटिफिकेशन ये सब लेके आए, कहीं भी ये बात लिखी हुई है? सर ये लाइन से तो वही लगता है, ऑल नहीं सर्विसेज। नहीं, सर आपने ठीक सर सर इंटरप्रेट सर किया। वो हाँ। बात ठीक है। यहाँ पे दूसरा व्यू ये है, हम्म। जीटीए टू जीटीए एग्जम्प्ट है, ट्रक हम दे रहे हैं भाड़े पे, हम्म। उसे आप एग्जम्प्ट में डाल दीजिए और 42 43 वहां अप्लाई हो जाएगा। आईटीसी जो आपने 12% पे ले रखी है वहां वो अप्लाई हो के उतना रिवर्सल में चला जाएगा। अच्छा। मेरा ये इंटरप्रिटेशन है उसका। ओके, किसी और का कुछ? हेलो, संजय जी, संतोष पाटिल जी, कुछ अजीत जी जी। बोलिए, क्या मतलब निकल रहा है इसका? हम्म, किसी को कोई आइडिया क्या मतलब निकल? अरे, और ये चीज राजेश जी का तो कह रहे हैं ठीक है 42, लेकिन जो अमित जी कह रहे हैं कि जो एग्जाम्प्ट है उसको भी जीएसटी दे, लेकिन ऐसा लॉ में तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है सर। कोई नोटिफिकेशन नहीं है। वो 43 का रिवर्सल का दायरा बढ़ा के यहाँ तक ले आ रहे हैं अब। नहीं, तो ऑटो आना ही था 42 43 का दायरा। चलिए, कोई सर बात लेकिन नहीं। जो हाँ, 5% फॉरवर्ड में है वो तो कुछ भी रिवर्स नहीं करेगा, आईटीसी तो लेगा ही नहीं। 5%, फॉरवर्ड में जो है, 5% फॉरवर्ड में है, वो कुछ भी रिवर्स नहीं करेगा, क्यों? आ, सर आईटीसी तो लेगा ही नहीं ना, वो तो उसको आईटीसी कहाँ। नहीं, 5% और 12% दोनों में है। नहीं नहीं सर, वो दोनों ऑप्शन है, आइदर 5 या 12। अगर हाँ। मैं 5 ऑप्ट करता हूँ तो मैं तो आईटीसी लूंगा ही नहीं सर, कुछ भी। नहीं, मैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 5 और 12 दोनों में जा सकता हूँ ना। हाँ वो है सर, लेकिन अगर मैं 5 ही में जाता हूँ, 12 लेता ही नहीं हूँ और कोई हाँ आईटीसी हाँ, भी नहीं लेता हूँ, तो मेरे लिए करेक्ट, तो कुछ लागू ही नहीं है। ठीक नहीं, बात है। कोई लागू नहीं। और सर मेरे पास में 2-3 जीटीए वाले हैं, तो हम्म। कोई भी ये, वो सब आरसीएम में, ये फॉरवर्ड में कोई जाना ही नहीं चाहता, 1-2 फॉरवर्ड में है, अच्छा। तो वो 12% सब पे भरते हैं, किसी पे भी आगे पीछे नहीं करते, मतलब एग्जम्प्टेड आता ही नहीं उनके केस में। अच्छा, वो 12% ही भर रहे हैं अगर ये फॉरवर्ड में सर है तो? लमसम, हाँ सर, 12%। हाँ, क्यों लफड़ा लेंगे, ठीक बात है। और इवन जो, कॉम्प्लेक्सिटीज। अगर ठीक से टैक्स प्लानिंग करो तो जो नया जिसको गाड़ी वगैरह लेना है सर, 3-4 गाड़ी है, हाँ तो हाँ अगर हाँ। वो 12% में जा रहा है तो उसको बेनिफिट है सर टैक्स का। ठीक बात है। रिसिपेंट हम्म। को भी कोई नुकसान नहीं है, उसको आईटीसी मिल जानी है। हाँ, अगर B2B है तो। सिर्फ प्रॉब्लम ये है, वो 5 साल तक गाड़ी अपना बेच नहीं सकता, अगर बेचेगा तो फिर आईटीसी
रिवर्स रिवर्सल में आ जाएगा। यस यस 5 साल से ठीक पहले अमित जी कोई जल्दी बेचता भी नहीं है ट्रक। सर अभी जो नई गाड़ी आ रही है उसका 5 साल तक तो वही आ रहा है सर, वारंटी आ रही है वही मैं करेक्ट। कह रहा हूँ, कोई बेचता नहीं है, हम्म 5 साल बाद बेच देते हैं। आइए आगे करते हैं। E-way bill for intra-state movement of gold and precious stones within their states with a minimum threshold of rupees 12 lakh, 2 lakh, and states could decide any amount above that amount as a minimum threshold and for filling up the E-way bill forms. Only part A of the E-way bill would be required without any need for filling part B of the E-way bill to ensure security of transportation. तो थोड़ा सा आइडिया तो लग ही गया है गोल्ड में कैसे लेके आएंगे, हर एक स्टेट को छूट दे देंगे, आपको लेके आना आप लेके आइए, और 2 लाख की मिनिमम लिमिट के ऊपर जितना डिसाइड करना उतना डिसाइड कीजिए, पार्ट ए भरिए पार्ट बी मत भरिए। फर्दर suggested that e-invoicing should be made mandatory for B2B transaction by all taxpayers supplying gold or precious stones and having annual aggregate turnover above 20 crore. Further, the issue of levy on GST on reverse charge mechanism basis on purchase of old gold by registered dealers or jewelers from unregistered person may be referred to fitment committee for detailed examination. तो जैसे रियल एस्टेट में अनरजिस्टर्ड से अगर आप कुछ खरीदते हैं तो उस पर रिवर्स चार्ज है या नहीं है 9 सबसेक्शन 4 में, उसी तरह से गोल्ड में भी लेके आएंगे। तो गोल्ड पे इनका बहुत ध्यान है, अब देखिए कब करते हैं। जीएस देखिए मैंने ना एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया है जो हमने गूगल ड्राइव आपके साथ शेयर किया है ना आपके पास? उसमें जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का एक कंपैरिजन शीट अपलोडेड है, दक्ष फाउंडेशन करके बनाया है किसी ने। तो अगर स्टेट वाइज ट्रिब्यूनल होगा तो क्या होगा, नेशनल ट्रिब्यूनल होगा तो क्या होगा? आज इनकम टैक्स में नेशनल ट्रिब्यूनल है या स्टेट कंट्रोल ट्रिब्यूनल है? इनकम टैक्स में नेशनल ट्रिब्यूनल है ना इनकम टैक्स में, तो नेशनल है, नेशनल नेशनल है क्योंकि इनकम टैक्स और सेंटर का है। तो अब पहले अब स्टेट कह रहे थे कि हमारा अपना ट्रिब्यूनल हो, हमारा भी इसमें से हो। तो अब गवर्नमेंट हैज एग्रीड इन प्रिंसिपल देयर विल नॉट बी ए स्टेट ट्रिब्यूनल बट इट विल बी ए नेशनल ट्रिब्यूनल, यानी कि एक ही सिलेक्शन कमेटी होगा, वही सारा क्वालिफिकेशन चेक करेंगे, वही वो मेंबर भेजेंगे। हो सकता है कि महाराष्ट्र स्टेट में उत्तर प्रदेश का टेक्निकल मेंबर पहुंच जाए, मतलब मे बी आई एम जस्ट गेसिंग क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सब एक ही जगह से होगा, सेंट्रलाइज्ड होगा सारा कुछ। तो ये सारा कुछ है, अब मैं आपको पढ़ देता हूं। फिर किसी दिन हम लोग एक क्लास रखेंगे, हम लोग एक सेशन रखेंगे उस डॉक्यूमेंट को पूरा पढ़ने के लिए, क्योंकि जब ट्रिब्यूनल सेटअप होगा तो हम लोग की लिटिगेशन की प्रैक्टिस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बढ़ेगी। Honorable member from Gujarat submitted that as the issue was long pending for the last 5 years, the formation of GST 80 should be taken up on priority. There must be state level, देखिए गुजरात क्या कह रहा है, there must be state level tribunal with high court judge. The member further elaborated that right now the proposition was for the constitution of national tribunal, and if they constituted a national tribunal, there would be number of issues regarding replacement, selection of members, as well as its functioning. He suggested that state level tribunal should be constituted as all those issues could be addressed and the functioning would be much better. उन्होंने कुछ रास्ता निकाला होगा। Delhi stated that the council was formed by the GST law and the spirit of GST law was federal. That everything or any decision that they took, the outcome had to be federal and not central oriented. Regarding the formation of state level benches of tribunal, he raised few observations such as whether the technical member would be from state or center services, whether the technical member would be transferable from one state to another state, which appears to be central, not federal in structure. He also sought clarification regarding reappointment of the members. He further supported the view of the honorable member from Tamil Nadu to form a group of ministers which could consider all aspects, especially how to keep the structure and character of the tribunal federal rather than central, and give his reports in 3 months' time. तो ये सारा कुछ रिपोर्ट आ गया, वो रिपोर्ट मैंने अपलोड किया है, आप पढ़िएगा जरूर और हम लोग उसका सेशन ले लेंगे। अच्छा, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के रिफंड में क्या कैपिटल गुड्स का आईटीसी का रिफंड मिलता है?
मिलता सर। नहीं मिलता। और हमने कहीं मिनट्स में भी पढ़ा था कि कैपिटल गुड्स का आईटीसी गवर्नमेंट कहती है चाहे कोई भी बिजनेस हो उसका हम लोग कैश बेसिस पे रिफंड करेंगे, कैपिटल गुड्स का आईटीसी। इंडिया में तो नहीं है। On the issue of inverted duty structure, he stated that due to non-availability of refund of accumulated ITC on services and capital goods, in case of inverted duty structure, such accumulation increased cost of supply and cost of entire chain supply went up, which made Indian manufacturers and suppliers uncompetitive in relation to imports of goods and services. That it also made Indian goods uncompetitive in the international export market. That ITC blockage also worked as an incentive to evade taxes. And if the inversion is corrected, domestic manufacturer would be able to utilize the credit of tax paid on the inputs, and no burden will be passed on the consumer, and it will benefit the manufacturers too. He then stated that the three-pronged approach was adopted by GOM while recommending the correction of inverted duty structure. That the first one was the retention of rate of tax on certain sensitive items affecting common man, as there was concern that increasing GST rates on account of such corrections might impact prices. That the GOM had adopted cautious approach while making suggestions. For example, items like utensils, tractors, some agricultural implements, fertilizers, consumer sensitive items were left out at this stage. That the second approach was disallowing refund in cases where inversion is not envisaged, like edible oils, coals, and other items. That the inverted duty structure correction was suggested by increasing or calibrating the rate of tax in other cases. Following this approach, suggestions to correct inverted duty structure on certain items had been recommended by GOM. He further stated that on the issue of works contract services, the GOM observed that there was a need to correct the inverted duty structure. However, the increase of 6% GST rate on works contract services provided to the government may strain on the budget of the states, and the GST Council might take a final view on the issue, considering the present rate structure in the works contract is causing inverted duty structure and has compliance issue. आज के डेट में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पर रेट क्या है? 18%, 12%. 180, 12% भी और 18% दोनों रेट है ना? 12% सर वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए है, हाँ, बाकी तो 18% है। अच्छा, वो भी खत्म हो गया। वो तो खत्म हो गया ना, 18% हो गया, 12% वाला। उसको भी 18 कर दिया, मुझे रैशनलाइज कर दिया है सर। मतलब 12 को भी 18 कर दिया इन्होंने। 18 कर दिया सर, 18 जुलाई से। लास्ट अच्छा। सितंबर से। शायद सर वो मेट्रो के लिए स्टिल 12 है सर अभी। अच्छा, कुछ होगा कुछ किसी के लिए, ठीक बात है। तो हम लोग रियल एस्टेट की क्लासेस अनाउंस कर रहे थे, तो वो आप देख लीजिएगा, हम लोग उसका पूरा 1 अक्टूबर से हम लोग सोच रहे हैं उसको शुरू करने के लिए, जहां पर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, अपार्टमेंट, रूल 42, रूल 43, ये सब डिस्कस करेंगे। किताब मेरी ऑलमोस्ट रेडी है, बस यही है कि अगर क्लास ले लेंगे तो किताब रिलीज हो पाएगी। However, the increase of 6% GST rate और this हो गया। On the issue of review of exemptions, अब मुझे exemption के बारे में बता दीजिए, फिर मैं पढ़ देता हूँ। exemption जो है वो नुकसानदेह या फायदेमंद है? अरे बताइए। फायदेमंद है, नुकसानदेह है सर। नुकसानदेह। अब देखिए, अगर आईटीसी ब्लॉक हो जाता है तो B2B अगर सप्लाई है, B2B सप्लाई है तो एग्जम्पशन देना चाहिए या टैक्सेबल कर देना चाहिए? टैक्सेबल कर देना चाहिए। इसीलिए आप देखिएगा आरबीआई जो भी सप्लाई करता है उसको टैक्सेबल कर दिया गया। अभी एग्जम्पशन बहुत सारे विड्रॉ हुए हैं ना, उसमें आरबीआई का भी एग्जम्पशन विड्रॉ हुआ, कुछ बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का एग्जम्पशन विड्रॉ हो गया, सेबी उबी का। प्लस एक वेस्ट, अगर आप हॉस्पिटल से वेस्ट उठा रहे थे उसका एग्जम्पशन विड्रॉ कर लिया, बोला B2B सप्लाई है। तो तमाम तरह के B2B सप्लाई का एग्जम्पशन विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन जहां B2C सप्लाई है वहां एग्जम्पशन को रहने दे रहे हैं, हटा नहीं रहे। सर अभी जो सिक्योरिटी सर्विसेज है, हाँ, वो भी तो मोस्ट ऑफ द B2B है सर। हाँ, लेकिन वो तो आरसीएम में भी है ना, वो तो आरसीएम में है। वही, हाँ आरसीएम में है सर, एग्जाम तो है नहीं, एग्जेम्प्टेड में नहीं है सर। तो ये पूरा का पूरा ये जो डिस्कशन किया हुआ मैंने आपको समराइज कर दिया है। फ्री फ्लो ऑफ आईटीसी, प्रूनिंग एग्जाम्पशन वगैरह है, आरबीआई, सेबी एक्सेट्रा, यही सब लिखा हुआ था, इसको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ।
अब मुझे एक बात बताइए, ये जो रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट टू रजिस्टर्ड पर्सन, इस पे आरसीएम ले आए? हाँ यस सर। अब ये रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? अगर जीएसटी सोल में प्रोपराइटर है या अदर्स है, सोल प्रोपराइटर अपने बिजनेस अकाउंट में डालता है तो आरसीएम लगेगा, यस पर्सनल अकाउंट में डालता है तो नहीं लगेगा। नहीं। लेकिन सोल प्रोपराइटर के अलावा कोई अदर्स लेता है तो हमेशा आरसीएम लगेगा, यस क्योंकि बिजनेस होना चाहिए। अब देखिए, ऑनरेबल मेंबर फ्रॉम कर्नाटका अगेन रिटेटेड दैट ओनली द सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेजिडेंशियल यूज, तो रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट, घर घर के लिए आप किराए पे देंगे, किसको देंगे? व्हेन सप्लाइड टू बिजनेस। और ये बिजनेस कब माना जाएगा, मैंने आपको बता ही दिया। was made taxable and renting to the general public for residential purpose was exempted. However, the issue of capping on the rent might be deliberated further. अब ये चाह रहे हैं कि अब इन्होंने जो डिस्कस किया, बता देता हूं कि आप इसको जीएसटी लगा तो रहे हैं, आज कंपनियां किराए पे लेके अपने एम्प्लॉयज को रहने के लिए देती है, तो इसमें कैप लगा दीजिए कि अगर 1 लाख रुपया पर मंथ से ज्यादा किराया हुआ तभी आरसीएम लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। इसमें आईटीसी के बारे में कहीं भी बात नहीं किया हो कि आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में कहीं नहीं बात किया। ये कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, वो सब कुछ डिस्कस ही नहीं है इसमें। अब ये देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन में को ऑथेंटिक करने के लिए जेन्यून पर्सन से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिए 5-6 सिस्टम लेके आ रहे हैं। एक बात बताइए मेरे को, अभी जो सिस्टम चला आ रहा है कि आप अपना पैन नंबर लिखेंगे जीएसटी में तो ये डायरेक्ट टैक्स के पोर्टल से फेच कर लेगा, ठीक बात है? जी सर। एड्रेस प्रूफ में आप क्या देते हैं? आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन हो गया, बंदे का तो प्रूफ हो गया, एड्रेस प्रूफ में आप लोग क्या देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और लिव लाइसेंस एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, ये सब चलिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें वो क्या करने वाले हैं देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल का फोटोकॉपी, ऑथेंटिकेट, सिग्नेचर विग्नेचर सब करके दे दिए आपने, लेकिन ये फॉर्ज्ड हो सकता है नहीं हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है, हो हो सकता है। सकता है। तो ये क्या कर रहे हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल देंगे उसका डेटा वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के साथ फेच कर लेंगे एड्रेस के लिए। तो ये सर ये हमारा महाराष्ट्र में ऐसा ही था, जो हम लोग वैट नंबर लेते थे हाँ तो वहां हाँ पे मीटर नंबर डालते थे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल का, और हाँ वो हाँ, डेटा फेच होता था। अच्छा। यस सर। तो जब यहाँ हम नहीं लोग सर अब वैट तो का रजिस्ट्रेशन करते थे महाराष्ट्र में तो ये होता था। सर अब तो यूपी में भी हो रहा है। ऑफिसर यूपी में हो रहा है? जी। वाह, ठीक है। कनेक्शन तो नंबर से फैच कर लेते हैं और वो दोनों चीज मैच करते हैं, एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर। बहुत बढ़िया फिर तो। और फिर आसानी से दे देते हैं या फिर भी उसमें और भी कोई प्रूफ मांगते हैं? नहीं और कुछ वेस्ट नहीं बंगाल में भी मांगते। दे रहा है, तो ओके। दे उसमें वो देते हैं, लोग वेरीफाई करके दे देते हैं। प्रीतम जी, आवाज साफ नहीं आ रही आपकी, माइक के पास आइए। बोले कि वेस्ट बंगाल में भी हो रहा है, हाँ हाँ। लेकिन उसमें क्या कर रहा है, वो लोग फैचिंग कर रहा है और उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है एक्चुअल लोकेशन के लिए उधर उस लोगों का सिस्टम में भी है। वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जब डाल दे रहा है, एक्चुअल लोकेशन का उसको पता चल जा रहा है। जैसे क्या हो रहा है, जब भी कहाँ पर रेड करना है, कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, तो वो जो हाँ, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया है वो लोकेशन में पहुंच जा रहा है, एक्चुअल लोकेशन में। ओके। और वहां मिलता नहीं है? नहीं। ओके। तो देखिए, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का क्या कर रहा है, मैप माई इंडिया एक ऐप है, जिस तरह से गूगल मैप है वैसे ही मैप माई इंडिया है, इनके साथ ये टाई अप कर रहे हैं। तो मैनुअली करने का जरूरत नहीं है, वो मैप माई इंडिया में करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल का डेटा को मैच करेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन करेंगे, बायोमेट्रिक, पैन नंबर फेच करेंगे, इसके बाद वो रजिस्ट्रेशन देंगे। इतना कुछ कर रहे हैं। तो कुछ स्टेट्स में चालू हो गया है, ये अच्छी बात है। मैप माई इंडिया वाला काम हुआ नहीं अभी लगता है। ये देखिए, ये जियो टैग ऑफ एवरी गिवन एड्रेस,
तो जब आप एड्रेस लिखेंगे तो वहां पर शायद मैप भी आ जाएगा। मैप में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हाँ ये मेरा एड्रेस है। अभी तो हो सकता है ऑफिसर आइडेंटिफाई कर रहा हो, अब जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आप आइडेंटिफाई करेंगे। सर अभी भी शुरू नहीं, हो अभी चुका अभी है। भी हो शुरू गया है। सर, अभी आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जी मैप जी से रिसर्च कर रहे हैं सर। अरे जी। वाह। मैं बताइए। सर लेकिन वो मैं- गलत दिख रहा है बहुत जगह पे, बहुत अच्छा, जगह पे गलत दिख गलत रहा दिख है। रहा है। यस। अपडेटेड नहीं है, मगर हाँ अप्रोक्सीमेट एरिया पे लेके आप करना पड़ता है फैच करके। हाँ सर। अपडेटेड नहीं है प्रॉपर। उसको अभी पूरा उसको पिन अपडेटेड। कोड डालना पड़ता है सर, पिन कोड के हिसाब से चलता है। लेकिन तो पिन पिन कोड कोड भी, में तो बहुत बड़ा एरिया आ जाएगा। हाँ यस सर, हाँ, और उसमें वो भी थोड़ा उसमें गलत जोड़ना दिखा रहा पड़ेगा है, सर। ठीक से नहीं काम कर रहे सर। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होता सर, अब एरिया इज जैसे डिफाइंड। जैसे गूगल मैप में जाएंगे तो मुझे एग्जैक्ट बता देगा मैं यहाँ हूँ, हाँ बस। ये अभी नहीं कर रहा है। नहीं सर, यस। ओके, ये रहा मैप इंडिया, इसके साथ सर ये इसमें टाइप। एक्चुअल में सर क्या हो रहा है कि उसके नियर बाई के जो भी अपडेटेड है, गूगल हम्म मैप इंडिया पे कोई एड्रेस अपडेटेड है, वो नियर हम्म बाई जहां तक आ जाता है वो दिखा देता है, बट एग्जैक्टली जो गूगल हमारे गूगल में आ जाता है पॉइंट हमारा, वो नहीं दिखा हम्म। पाता, उतना ओके। नहीं हो पा रहा। फिर भी काफी कुछ हो रहा है, जियो फैच हो रहा है सर, हम्म। जियो टैगिंग हो रही है। ओके, अब स्टेट से बहुत सारा डेटा लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी डेटा, आरटीओ डेटा। आरटीओ डेटा क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट वाला? रोड, जी रोड ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, और उसके ऑफिस। साथ ऑफिस। ओके, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस। उसके साथ लिंक करेंगे। और लास्टली ये क्या कर रहे हैं, बैंक अकाउंट का आजकल बड़ा सिस्टम चल रहा है कि बैंक अकाउंट एनपीसीआई के डेटा के साथ लिंक कर रहे हैं। बैंक में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ फॉल्स आ जा रहा है, कुड नॉट बी वेरीफाइड क्योंकि फॉल्स है। ऐसा कुछ हो रहा है क्या बैंक के साथ? चलिए, ये बीफा ऑफिस क्या होता है मुझे नहीं पता, मैंने ढूंढा भी इसका फुल फॉर्म, इससे ये क्या करना चाह रहे हैं। आइए, Uttar Pradesh stated that with effect from 19 for a registered taxpayer from another state, the availability of downloading data pertaining to e-way bill was done away with, and it could not be shared between two states. The information sharing system between the center and states also needed to be strengthened, and if this could be developed, a lot of transparency could be brought into the system. ये नहीं समझ क्या ईवे बिल का डेटा, मान लीजिए मैंने वेस्ट बंगाल में ईवे बिल जनरेट किया टू डिस्पैच टू पंजाब, तो पंजाब वाले वो ईवे बिल का डेटा एक्सेस नहीं कर सकते क्या? चलिए आते हैं, कैसीनो, बेटिंग एंड गैम्बलिंग पे रेट क्या है आज के डेट में? 28%, 28%। 28%। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैसीनो की आ रही है। देखिए, कैसीनो में मुझे एक बात बताइए, एक एंट्रेंस फी होता है, जी सर। प्लस आप चिप्स खरीदते हैं, प्लस उसमें एंट्रेंस में फूड भी होता है, ठीक बात है, फूड एंड ड्रिंक्स। तो एंट्रेंस फी मान लीजिए 2,500 है, उसमें फूड प्लस ड्रिंक प्लस एंटरटेनमेंट प्लस कुछ फ्री चिप्स, इसके ऊपर रेट क्या लगना चाहिए 2,500 पे? क्योंकि ये तो एंट्रेंस है, इसमें बच्चे भी कभी कभी एंट्री लेते हैं, तो ये तो गैम्बलिंग है नहीं, इस पे रेट क्या होना चाहिए? ये किस तरह का सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई? कंपोजिट है सर। कंपोजिट। कंपोजिट कैसे हो गया? मिक्स सप्लाई है सर, मिक्स है नहीं सर। नहीं, क्यों? हाँ मिक्स है बोलिए। सर। चलिए, संतोष जी बताइए, आप क्या कुछ अलग है आपका ओपिनियन? तो क्यों कैसीनो का इंटेंशन ही वही रहता है ना उनका, कि वहां पे जाके कैसीनो में खेलेंगे, तो वही तो इंटेंशन रहता है उनका, तो वो तो तो इंटेंशन से डिसाइड नहीं होगा। यस। यहाँ पे डिपेंडेंसी चेक करना पड़ेगा। तो ये मिक्स सप्लाई है और हाईएस्ट रेट लगेगा, तो इन्होंने यस 28% यस, लगा हाँ दिया। सॉरी सर, सही है, मिक्सअप है या। ठीक है, एंट्री फीस टू कैसीनो। बाकी उन्होंने कहा वैल्यूएशन किस अमाउंट पे करेंगे। मान लीजिए मैंने आपको पहले भी बताया था, 1 लाख का चिप्स खरीदा और 80,000 रुपया जीता, 20,000 ही तो इफेक्टिव
कैसीनो वालों ने कमाया है, 1 लाख रुपए आया, 80,000 रुपए गया, तो 20,000 रुपये तो कमाया है। जीएसटी किस पे लगना चाहिए? नेट अमाउंट। 20,000 पे लगना चाहिए, लेकिन उन्होंने वैल्यूएशन 1 लाख पे ही कर रहे हैं। ये पूरा इन्होंने वैल्यूएशन में फुल वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन, फुल वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। बाकी तुमने पढ़ ही लिया। अब ऑब्जेक्शन तो है ही, खासकर गोवा को बहुत ऑब्जेक्शन है, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा कैसीनो है। जी सर। Casinos, horse racing and online gaming could not be clubbed together as each activity was totally different. तो कैसीनो के लिए गोवा चाह रहा है, कैसीनो, लेकिन गोवा का बहुत सारा इसमें रहेगा कि गोवा चाह रहा है कैसीनो में नेट अमाउंट पे जीएसटी लगे, फुल अमाउंट पर ना लगे, वैसा वो सब कुछ है। अब प्लेस और सप्लाई क्या होगा? अगर कैसीनो फिजिकल है तो प्लेस और सप्लाई क्या है? जिस जगह मैं गया खेलने, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकस इजी इन कैसीनो, हार्ड इन रेसिंग, लीस्ट इन ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग में भी राउलेट आजकल आ गए हैं, तो उसमें प्लेस और सप्लाई क्या होगा? तो डिस्कशन चल रहा है। Member from the list further stated that effectively that meant place of supply was the location of the player and not location of the online platform. अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का लोकेशन कर देंगे तो सर्वर वो इंडिया के बाहर ही रखेगा। That the council must consider capturing the address of the person mandatory. The two possibilities might exist. One, service provider might register their servers outside taxable territory, but they should still be liable to pay tax, so there might be no evasion. जैसे OIDR के लिए कह दिया कि आपको एक पर्सन इंडिया में रखना पड़ेगा तभी आप बिजनेस कर पाएंगे, तो वैसा ही कुछ कर लेंगे। Secondly, they would like to flag the possibility of users accessing online gaming portal through a virtual private network. ये VPN कहलाता है इसको। अगर आप VPN के थ्रू कोई डेटा एक्सेस करेंगे, किसी वेबसाइट में जाएंगे, तो गवर्नमेंट को कभी नहीं पता लगेगा आपका कौन सा IP एड्रेस को हाइड कर देता है ये VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। In such case, consumers who were actually located in India would access the online gaming portal through a virtual private network, in which case it would be impossible to detect the location of the customer since he would appear to be located outside taxable territory. तो जो hackers है वो VPN यूज करते हैं। That it might also be noted that, दो बार noted आ गया, that was a common practice with online gamers dealing in high volume, high value transactions. That imposition of higher rate of tax might encourage users to access online gaming portal through VPN and thereby avoiding the imposition of tax. That Madhya Pradesh agrees that tax needed to be collected on online gaming, but that rate should be kept such that minimize the possibility of evasion also. That service providers should be mandated to track the location of the users of their platform, perhaps tracking the payment done by the users on the online platform. As regards place of supply, he stated that either the address had to be permanent address where the player was registered, or the place of transaction or its place of initializing the transaction. अच्छा, ये एक इशू है कोई तेलंगाना का या आंध्र प्रदेश का? हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना में या आंध्र प्रदेश में? तेलंगाना में सर। तेलंगाना में। अब मुझे भी शुरुआत में बहुत कंफ्यूजन होता था, हैदराबाद एक्चुअली है क्या, मैं तो आंध्र प्रदेश ही सोचता था। तो लोगों ने क्या किया, हैदराबाद को आंध्र प्रदेश में लिख दिया, जिसके कारण तेलंगाना को लॉस हो रहा है। एक्चुअली ये कैपिटल था सर आंध्र प्रदेश का ही, लेकिन जब तेलंगाना डिवाइड हुआ तो इसको बाद में, ये कॉमन था कैपिटल, बाद में इसको तेलंगाना का कर दिया कैपिटल। ठीक है, हाँ ठीक है, इसीलिए कंफ्यूजन। अब ये देखिए 2 साल और बढ़ाया गया कंपनसेशन का। कमलेश जी भी पूछ रहे थे कि इतना ग्रोथ हो रहा है 20%, फिर कंपनसेशन सेस की क्या जरूरत है, क्योंकि 14% के बेसिस पे वो ग्रोथ नहीं हो रहा है। वो वही बात इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। हाईएस्ट गैप कहाँ है? पुडुचेरी में। अच्छा देखिए, छत्तीसगढ़ क्या कह रहा है अभी, CGST SGST 50-50 है ना, ऐसा करो आप 80-70 कर लो या 20-30 कर लो, इस रेंज में कर लो।
80-20 या 70-30 रेंज करना। कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच। सर एक क्वेश्चन था सर, हाँ हाँ मेरा ये मेरा कुछ भी सर। बिल में जो गलतियां हो जाती हैं, हाँ लाइक वो रेट में चेंज हुआ या पार्टी के नाम में कभी चेंज हो रहा है, तो इसको रेक्टिफाई करना ऐसा रहेगा या क्रेडिट नोट देके ठीक करना रहेगा सर? क्रेडिट नोट डेबिट नोट गलती को ठीक करने के लिए तो बना ही नहीं है। तो फिर इसको आप ठीक अमेंडमेंट कैसे करना चाहिए। हाँ, इनवॉइस देखिए, इनवॉइस एक बार कट जाने के बाद अमेंडमेंट ये तो होगा नहीं, लेकिन आप क्रेडिट नोट डेबिट नोट मतलब क्रेडिट नोट एज ए फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू करके ठीक भले कर सकते हैं। नहीं सर, मतलब रेट 12% था, गलती से 5% चढ़ गया। हम वही कह रहा हूँ। अच्छा, 5% चढ़ गया है। जी सर। हाँ तो 12 पर फिर जो बैलेंस है तो आपको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा उसका। तो डेबिट नोट इशू नहीं, करना डेबिट नोट पड़ेगा, का इशू। इशू हो सकता है डेबिट नोट गलतियों के लिए। या तो इनवॉइस को जी सर। अमेंडमेंट कर देंगे सर। है, टाइम होता है। हाँ अभी लेटेस्ट है सर, जी। अभी कहीं। हाँ तो फिर तो ठीक है, वही कीजिए। कि अनाउंसमेंट के लिए तो डेबिट नोट ले सकते हैं ना। नहीं, लेकिन गलती सुधारने के लिए डेबिट नोट नहीं है। हाँ। अमेंडमेंट कर सकते हैं ना सर इनवॉइस को। यस। हाँ सर एक डेबिट छोटा और नोट। एक क्वेश्चन था। एक अ, मिनट अमित जी, एक मिनट, डेबिट नोट का मैं आपको है ना पढ़ देता हूँ। आप एक बार आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। डेबिट नोट सेक्शन 34 में है ना, 34 सबसेक्शन 2 पेज 235। Any registered person who issues a debit note in relation to a supply of goods or services or both shall declare the details of नहीं, ये नहीं, where one or more tax invoices have been issued for supply of any goods or services both and the taxable value and tax charge in that tax is found to be less than the tax bill। हाँ कर सकता है, कर सकते हैं सर। टैक्स चार्ज इन दैट टैक्स, ठीक है। सर एक छोटा क्वेश्चन था। हाँ लाइक एक प्रोपराइटर है, उसका बिजनेस है सर, हाँ और उसके पर्सनल बैलेंस शीट भी बनती है, तो वहां पे उसने एक 4 व्हीलर व्हीकल परचेस की सर 2 साल पहले। उसके कॉस्ट अराउंड कुछ 20 लाख रुपया है सर। उस पे उसने कोई डिप्रिसिएशन वगैरह नहीं चार्ज किया, वो पर्सनल यूज है, प्योरली पर्सनल यूज। आज वो उसको बेचना चाहता है, हाँ, तो जीएसटी इम्पैक्ट तो सर उस पे आएगा नहीं आएगा? सोल प्रोप्राइटर है सोल प्रोपराइटर है और इसका बैलेंस शीट में है। पर्सनल बैलेंस शीट में सर हाँ तो नहीं आएगा जीएसटी का इम्पैक्ट। नेट अमाउंट या ये वो कुछ भी नहीं आएगा ना सर? कुछ नहीं आएगा। ओके। सर एक क्वेश्चन था। सर मैं हाँ पूछिए। फरवरी और मार्च का सप्लायर ने सेल नहीं चढ़ाया, वो अप्रैल में वाया अमेंडमेंट फरवरी मार्च में दिख रहा है, तो वो कब का 2A 2B में दिखेगा सर? वो तो जिस महीने में चढ़ाएगा उसके 14 तारीख को दिखेगा ना सर, नेक्स्ट मंथ की। हाँ मतलब 1 से 10 तारीख के बीच वाया अमेंडमेंट किया है। हाँ तो भी उसका भी वही कहानी है। फरवरी मार्च का जब भी किया है 1 से 10 फरवरी के बीच में किया है तो 14 तारीख को दिखेगा सर। 14 फरवरी को दिख जाएगा। अगर 11 के बाद। क्वेश्चन ये नहीं है, फरवरी और मार्च में उसने सप्लाई किया था, लेकिन वो अमेंडमेंट करके अप्रैल महीने में चढ़ा है, फरवरी मार्च में नहीं चढ़ा है। हाँ तो अप्रैल में कब किया है? 1 और 10 के बीच में किया तो अप्रैल में दिखेगा, 11 के बाद किया तो मई में दिखेगा। अब वो रिलेटेड है फरवरी मार्च का पीरियड का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा आप 2A की बात कर रहे हैं, एक मिनट 2A की अगर बात कर रहे हैं तो 2A के फरवरी मार्च में दिखेगा, और 2B की बात कर रहे हैं तो यहाँ दिखेगा, अप्रैल में दिखेगा। 2B स्टैटिक डॉक्यूमेंट है, 2A डायनेमिक डॉक्यूमेंट। तो 2A तो सर ये प्रोविजन आईटीसी ले सकते हैं फरवरी मार्च में सर? नहीं, आईटीसी तो आपको अप्रैल में ही मिलेगा सर। लेकिन इसमें एक ऐसा था जैसा कमलेश जी बता रहे, मतलब उनके फेब और मार्च में नहीं। मेरे केस में भी मैंने ऐसा ही हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसने 2B में चढ़ाया था, एक्सेल में दिख रहा था लेकिन समरी में नहीं आ रहा था। तो मेरे केस में भी 3B 0 ही बता रहा था आईटीसी। हमने उसको टिकट वगैरह रेस किया तो उनका कहना था पोर्टल इशू है। एक केस सर मेरा ऐसा ही था जिसमें डिपार्टमेंट नोटिस भी कर चुका है
क्योंकि बोलता है ना कि आपने आईटीसी एक्सेसिबल किया, जब उसको मैंने खोल के दिखाया कि देखो दिख रहा है अंदर, तो ठीक है, लेकिन अभी उसको विड्रॉ नहीं किया है, उसको अंदर में है, बाहर में ऐड नहीं करता है कंपेरिजन में। ओके, ठीक है। तो राजीव जी, सर क्या हम क्या क्वेश्चन था? किए, सर मैंने चैट बॉक्स में एक नोटिस डाला सर, टेक्निकल एस्पेक्ट डिस्कस आया नहीं करते है नोटिस, आया नहीं है। कमलेश जी बोलिए, क्या बोल रहा है? इस केस में हम क्या किए कि हमको जो फरवरी और मार्च में जो बिल माल बेचे थे, उसको हमने भी अप्रैल में बेचा सुनिए ना, एक और मिनट, एक वाया मिनट कमलेश अमेंडमेंट जी, पर। एक मिनट कमलेश जी। आपको क्रेडिट 2A के बेसिस पे नहीं मिलता है, 2B के बेसिस पे मिलता है। 2B के ठीक है, बेसिस पे मिलेगा। ठीक है, तो 2A आप भूल जाइए, 2A आपको देखना ही नहीं है। 2B में अगर आ रहा है तो क्रेडिट एलिजिबल है, नहीं आ रहा तो नहीं एलिजिबल। नहीं तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब मेरा फरवरी मार्च में हमको आईटीसी जब नहीं मिला, तो हमने भी क्या किया कि माल हम बेच दिए थे फरवरी मार्च में, हाँ, हमने भी अप्रैल में जाके वाया अमेंडमेंट उसको फरवरी मार्च में सेल दिखलाया। सर अमेंडमेंट कैसा करोगे? आपको पहली बार तो B2B में दिखाना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, आप कमलेश जी वो सब गलत काम कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे सर, क्लाइंट कर रहा। हाँ, सर एक बात और मतलब जो बताइए भी मुझे, है। हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस बनवाना मैंडेटरी है? जीएसटी यस। के रहते क्या हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? आईईसी कोड तो होना चाहिए ना, नहीं तो आपको सर आइडेंटिफाई विदाउट नहीं कर आईसी पाएगा। कोड तो एक्सपोर्ट नहीं होगा। फॉर जीएसटी पर्सपेक्टिव इट इज नॉट मैंडेटरी सर। हाँ अच्छा, हाँ, तो आईईसी कोड कैसे जनरेट, मतलब कैसे लिया जा सकता है? सर ऑनलाइन निकलता है आईसी कोड, मैं आपको कैसे प्रोसीजर क्या? बता दूंगा सर। अच्छा हाँ, मैं ठीक है, बता कमलेश जी दूंगा। ओके, बता दे। ठीक है मिस्टर। डीजीएफटी बोल के रहता है, डीजीएफटी में हाँ निकल जाता डीजीएफटी तो मुझे मालूम है। सर मैं आपको बता दूंगा राजेश सर, ठीक, मैं आपको क्योंकि फोन एक करके एक का पूछता हूँ। मुझे करना है ना? मैं बता दूंगा सर, बहुत आसान ओके, है, बिल्कुल कोई ठीक, इशू नहीं है सर। ओके ओके, थैंक यू। ऑनलाइन है। और बाकी पार्टिसिपेंट। रुकिए रुकिए, हाँ फिर से कहिए, अब रिकॉर्डिंग शुरू हो रही है। हाँ सर, सर मुझे आपको थैंक्स कहना है सर, बिकॉज दिसंबर 1 से लेके आज तक जितने क्लासेस भी चले उसको कल से हम मिस करेंगे। और हाँ, सही बात है, अपार्ट मैं भी फ्रॉम मिस जीएसटी करूँ। मीटिंग्स मुझे और कुछ बहुत सीखने को मिला सर। अभी मैं जीएसटी में पूरा भी नहीं जानता, हम्म ओपनली एडमिट करता हूँ, बट बहुत हम्म सीख रहा हूँ सर आपसे। अभी भी बहुत सीखना धन्यवाद, है। एंड फॉर धन्यवाद। ऑल पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने अलग अलग उनके एक्सपीरियंस शेयर किए, उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा सर। बिल्कुल, और मेरी तरफ से भी सबको थैंक यू, क्योंकि आप लोग नहीं होते तो ये क्लास और एनरिचिंग और हेल्दी नहीं होती। तो आप सर लोग का मैं भी थैंक्स डिस्कशन, कहना चाहूंगा सर। थैंक धन्यवाद यू वेरी संजय मच जी। सर, आपने सुबह सुबह इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतना बिल्कुल हम्म एक्ट को दूसरी तरीके से समझना सिखाया। इंटरप्रिटेशन होता है सर, जाने जाने दो। सबका अलग अलग होता है। तो सर थैंक यू हम्म वेरी मच, आपने बहुत अच्छा थैंक सेशन यू। रहता था हम लोगों का ये। बक्सेटी बोल रहा हूँ। हाँ, बख्शी जी। हाँ, आप हमारे लिए गुरु है सर। तो सही ठीक, है। जी सर। ठीक जी बात सर। है। हम लोग सर सब, ये आगे और भी ऐसे कुछ क्लासेस लेंगे तो बहुत लोग जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा सर। ये प्रीतम बोल रहे हो सर। बहुत अच्छा रहेगा। सर आप धन्यवाद। गुरु, शायद गुरु नहीं है सर, महागुरु है हाँ। लोगों के लिए। महागुरु महागुरु। हाँ सर, बहुत कुछ सीखने मिले आपसे। थैंक और यू। कॉन्फिडेंस आता है ना सर एकदम। हाँ ऑफिसर लोगों से फाइट भी कर सकते हैं हम। इस यस। सेक्शन में देखिए सर, कोडिंग करते हैं, कर सकते हैं सर। यहाँ पर ये नहीं है सर, आप शायद एक बार देख लीजिएगा तो अच्छा होगा। ठीक बात है। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहले पहले नहीं पढ़ते थे तो क्या होता, डर डर लगता है, क्या बोलेंगे क्या बोल देंगे। यस अभी यस, अभी पढ़ने से ही हम लोग कॉन्फिडेंस आएगा। स्टडी कर रहे हैं, आपके साथ मीटिंग भी कर रहे हैं, कोई भी डाउट आ रहा है तो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम लोग बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, बहुत बहुत। थैंक यू। सर, कल मेरा 2 केस था, एक एसी के साथ था, एक सुपरडेंट के साथ था। 5-5 मिनट में खत्म कर दिया। अच्छा, वो मान भी लिए, अरे वाह, केस खत्म हो गया। हाँ, तो थैंक्स टू यू, थैंक्स टू बहुत अदर्स। बढ़िया। थैंक यू सर। थैंक यू। हम लोग का तो विजन ये है कि हम लोग एक टीम बनाना चाह रहे हैं हर एक स्टेट में। अब जैसे मेरे पास एक केस आया था कल, मैंने अनिमेश जी को भेज दिया यस था। सर। अब अनिमेश जी को कोई प्रॉब्लम, बाकी राजीव वो जी भी को कोई सर यही प्रॉब्लम आ था, रहा है, अनिमेश सॉल्व कर रहा सेवन है। थ्री हैं? जीएसटी और 7 और 3 का ही मैटर है वहां पे सर। हाँ, वही मैटर है। तो एक दूसरे का, सबका अपना अपना एक्सपर्टाइज है, एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो बहुत आराम से तो केस सॉल्व हो जाएगा। चलिए, और मैं चाह रहा हूं कि सब लोग ज्वाइन करें और लाइफ टाइम मेंबरशिप के साथ ज्वाइन करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ताकि आसानी रहे मेरे को। सर मेरा की, मैं सर प्रीतम बोल रही थी सर, मेरा की लाइफ टाइम मेंबरशिप है क्या ना? है आपका, है। ठीक,
ठीक है, मैं लाइफ टाइम मेंबर वालों का एक ग्रुप बना रहा हूँ, तो उसमें हम लोग और ज्यादा डिस्कशन करेंगे, तो उसके लिए फिर करेंगे हम लोग। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अच्छा, यहाँ पर एक नए लोग हैं, Xiaomi Redmi, कौन है ये? इनसे बात कर लेता। Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max, अनम्यूट होंगे एक बार आप? हेलो हेलो, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत साथ दिया इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स को पढ़ने में। आप लोग नहीं होते तो शायद मैं कभी नहीं पढ़ पाता। मुझे पढ़ना था और आप लोगों का साथ मिला तो हम लोग पढ़ पाए। सो थैंक यू सो मच। इसकी किताब निकालेंगे हम लोग जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स की, जो आप उस बुक को आप पर्सनलाइज कर सकते हैं। सर हमारा प्रोफाइल कभी भेजने का है बुक लेने के लिए? हाँ, मैं अभी निकालूंगा। अभी किताब एक बार छप जाए ना पूरी, मतलब बन जाए, तो उसकी कॉस्टिंग उसकी निकाल के फिर हम लोग वेबसाइट में डालेंगे। तो उसको किताब को आप अपने डेस्क पे भी रखिए, अपने नाम के साथ रखिए, तो बहुत अच्छा लगेगा। किसी डिपार्टमेंट में किसी ऑफिसर को गिफ्ट करना है तो गिफ्ट कीजिए। तो इस पर्पस के लिए वो किताब निकालेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम।